पहले अगर नेट सेल्स को देखें तो ये काफ़ी बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट क्वार्टर बढ़ा हुआ है। जो 94 करोड़ था 1.2 हुआ है एक क्वार्टर में। बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी हुई हैं और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। यहाँ तक तो ये बड़ी रोज़ी पिक्चर आ रही है, बड़ा अच्छा आ रहा है। जिस तरह 9 मंथ्स का था वैसे ही बड़ा अच्छा, लेकिन असल गड़बड़ यहाँ पे हुई है। आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर इसे अंडर प्रेशर ला सकते हैं और कौन से सेक्टर इसे ऊपर ले जा सकते हैं, उनकी अगर बात करें में मैं एक रोल मीडिया का भी नेगेटिव रोल बताना चाहूँगा कि देखें अब सारे इन्वेस्टर भी, शेयर होल्डर्स भी जिन्होंने सीमेंट उठा रखी है, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर की बात करूँ, सबको पता है, ऑलरेडी पता है कि सीमेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले और उसी बेस पे ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट हो चुके थे शेयर्स जो थे सीमेंट के। लेकिन अब मीडिया, आज मैंने देखा टिकर्स बना के, हेडलाइंस बना के चला रहा है। Welcome viewers, my name is Mohammad Isaaq Rashid and you are watching my YouTube channel. Markets around the world are walking on the tightrope. कोई ऐसे डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही पूरी दुनिया की मार्केट्स में। जब कोई अच्छे रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं किसी भी मुल्क की, तो वहाँ की मार्केट मतलब रिकवरी स्टार्ट कर देती है, रीबाउंडिंग एक नज़र आती है। लेकिन उसके बाद फिर वहीं से मार्केट स्टार्ट गोइंग ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। और द सेम इज़ फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी यही कुछ चल रहा है। जब तक कोई अच्छा पैकेज आता है तो ऐसे नज़र आता है कि मार्केट्स निकल रही हैं क्राइसिस से। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एज लॉन्ग एज द कोरोना चैलेंजेस स्टिल आउट देयर, मीडियम टर्म आउटलुक नेगेटिव है, या कोई सॉलिड न्यूज़ आ जाए तो फिर पॉजिटिव हो सकती है और ये होता है, नॉर्मल बात है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर इसे अंडर प्रेशर ला सकते हैं और कौन से सेक्टर इसे ऊपर ले जा सकते हैं, उनकी अगर बात करें तो नंबर 1 पे बैंकिंग सेक्टर है। और उसकी रीज़न ऑब्वियसली वही है कि स्टेट बैंक प्रोहिबिटिंग एनी डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ऑल बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने मना किया है कोई भी डिविडेंड नहीं देना, क्योंकि उनको आने वाले दिन काफ़ी टफ नज़र आ रहे हैं, कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। और सेकंड नंबर पे सीमेंट है। सीमेंट के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं दोज आर नॉट गुड। और इवन जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, डीजी खान सीमेंट, लकी सीमेंट जैसे, वो भी अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। इस सब में मैं एक रोल मीडिया का भी नेगेटिव रोल बताना चाहूँगा कि देखें अब सारे इन्वेस्टर भी, शेयर होल्डर्स भी जिन्होंने सीमेंट उठा रखी है, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर की बात करूँ, सबको पता है, ऑलरेडी पता है कि सीमेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले और उसी बेस पे ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट हो चुके थे शेयर्स जो थे सीमेंट के। लेकिन अब मीडिया, आज मैंने देखा टिकर्स बना के, हेडलाइंस बना के चला रहा है और डीजी खान सीमेंट के, लकी सीमेंट के और दूसरों के भी वो बताए जा रहे हैं। और जो शेयर होल्डर सर्टन थे कि सीमेंट अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमें पता है कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने तो और डिस्काउंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी अब एक हेजिटेशन, एक कन्फ्यूजन आ गई उनके दिमाग में भी कि सीमेंट नीचे ना चला जाए, और इसी पैनिक में दे वुड स्टार्ट सेलिंग सीमेंट। तो ये नो वंडर के मौलाना तारिक जमील साहब का भी इन्होंने, मीडिया ने इशू उठा दिया। पूरी मुल्क में कोरोना में फंसे हुए और इन्हें अपनी रेटिंग की पड़ी हुई है न्यूज़ चैनल्स को, और इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अब इसके बाद जो है पॉजिटिविटी जो मार्केट में ला सकती है आने वाले दिनों में, वो ऑब्वियसली ऑयल सेक्टर है, बिकॉज क्रूड ऑयल इज़ डूइंग वेरी वेल और इट हैज़ इवन गेट पास $16, और उसके अलावा अरब लाइट भी अच्छा चल रहा है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। और इसके बाद आज जिस शेयर की मैंने आपसे बात करनी थी, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड एक अनकन्वेंशनल स्टॉक है। ये, इसकी ट्रेडिंग भी उस तरह से नहीं है जिस तरह एक ब्लू चिप स्टॉक्स की होती है, एंग्रो की, ईफर्ट की, या एफएफसी की, या बैंकिंग सेक्टर की जो है यूबीएल वगैरह। लेकिन ये कैश रिच कंपनी है और ये पे आउट्स भी अच्छे देती है, और इसने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की है। और ये 60s में डाउन हुआ था जब इंडेक्स 27 को टच कर आया था, और उसके बाद उसने बड़ी एक फिनोमिनल रिकवरी मारी है और 120 को क्रॉस किया। इसके रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं जहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड की, और ये क्वार्टर एंड एंडेड 31 मार्च 2020 की पीरियड की है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ, ये सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड एक कैश रिच कंपनी है और इसकी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी इसका ये फाइनेंशियल डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले 9 मंथ्स एंडेड का देख लेते हैं, कंपैरेटिव फिगर्स भी दी हुई हैं पिछले पीरियड की। अगर सेल्स की बात करें तो ये 31 मार्च 2019 तक 9 मंथ्स में इनकी तकरीबन
3012 मिलियन ये 000 फिगर्स में है, मतलब 3 बिलियन की थी, 3.012 अप्रॉक्स, और अभी ये 3.693 है। बड़ा अच्छा इंक्रीज़ हुआ है इसमें। कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तो वो भी बढ़ी हुई हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई हैं अगर परसेंटेज इसकी निकालेंगे तो इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, 1.3 बिलियन है, 1.2 बिलियन था लास्ट टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस तो ये भी बढ़े हुए हैं, जाहिर है कॉस्ट बढ़ेगी तो ख़र्चा भी बढ़ेगा उसको सेल करने का। अदर इनकम जो रेगुलर इनकी इनकम के अलावा कहीं पे ये कुछ सेल करते हैं तो वहाँ से इनकम हुई है, ये भी बढ़ी हुई है, तकरीबन 22 करोड़ पे है, पहले 11 करोड़ पे थी, डबल हुई है। अदर चार्जेस भी ये आलमोस्ट इस अदर इनकम को जनरेट करने में जो इनकर हुए हैं ये भी ज़ाहिर है वो डबल हुई है, तो ये भी बढ़े हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आलमोस्ट 50% बढ़ी हुई है। और इसके अलावा जब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकाला तो वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, दैट लुक्स रियली गुड ऑन द पेपर। और इसके अलावा टैक्सेशन में करंट, प्रायर, डेफर्ड टैक्सेशन ये सारी निकाल के तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर इसके बाद निकली तो उसमें तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग का इजाफा हुआ है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन क्वार्टर एंड की तरफ आएँ तो ईपीएस को ही अगर देख लें तो ये बड़ी कम हुई है। चलें इसकी रीज़न देख लेते हैं, अब क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर नेट सेल्स को देखें तो ये काफ़ी बढ़ी हुई है, आलमोस्ट क्वार्टर बढ़ा हुआ है, जो 94 करोड़ था 1.2 हुआ है एक क्वार्टर में, बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी हुई हैं और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। यहाँ तक तो ये बड़ी रोज़ी पिक्चर आ रही है, बड़ा अच्छा आ रहा है, जिस तरह 9 मंथ्स का था वैसे ही बड़ा अच्छा। लेकिन असल गड़बड़ यहाँ पे हुई है, जो ईपीएस कम हुई है इसमें, चलें वो देख लेते हैं। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, ठीक है, ये तो समझ आती है। यहाँ पे इनका मेन मसला है, जो अदर इनकम है जो हमने 9 मंथ्स पीरियड में देखा डबल हुई थी, वो यहाँ पे लॉस में चली गई है इन 3 मंथ्स में। ये तकरीबन ये अगर इधर देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट में और इधर आपको नेगेटिव में ये नज़र आ रही है, जो 122 की नज़र आ रही है। और सिमिलरली जो अदर चार्जेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 140 तक गए हुए हैं, तकरीबन 14 करोड़ तक गए हुए हैं। और फाइनेंस कॉस्ट भी तकरीबन एक क्वार्टर बढ़ी हुई है, ये तो समझ में आती है। इसी की बेस पे यहाँ पे अगर देखें 340 बन रहा है और यहाँ पे सिर्फ 98 बढ़ रहा है। अगर टैक्सेशन वगैरह निकाल के देखेंगे तो इधर तकरीबन 2 अरब का था और इधर सिर्फ हमें नज़र आएगा सिर्फ तकरीबन 26 करोड़ का कहने हैं। तो इसके बाद इसी बेस पे ये कम हुई है। अगर आप मेरा स्टैंस जानना चाहें तो यू गाइस नो आई डोंट रिकमेंड एनी प्राइस रेंजेस और टारगेट प्राइसेस, आई अर्ज यू ऑल टू मेक योर ओन रेंजेस। लेकिन इस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, इसकी प्राइस हिस्ट्री भी अगर आप देखें तो ये 60s में आ गई थी जब मार्केट कोलैप्स हुई, और इन नो टाइम इट जंप टू 120 प्लस, जो कि एक डबल हो गई इसकी प्राइस। तो ये अगर डिप पे आपको मिले तो ये स्टॉक मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त रिकमेंड करूँगा। और ये ऐसा स्टॉक है, बड़ा अनकन्वेंशनल स्टॉक है ये, जो पेपर सेक्टर में होता है। और ये इसके बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि जिनमें काफ़ी मैनिपुलेशन हो, और ये इसलिए मैं इसे अनकन्वेंशनल किस्म का स्टॉक कहता हूं। तो अगर ये आपको डिप पे मिले तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू गाइस टू बाय इट। क्वार्टरली और 9 मंथ्स आपने रिजल्ट देखे, आई होप यू लाइक इट। और मुझे ये कंपनी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। और अगर आने वाले दिनों में इनकी सेल पे कोई प्लंजिंग आती है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में, अगर ये दोबारा डाउन होता है एंड इफ़ यू फाइंड दिस शेयर बिलो 80 और बिलो 90, तो आई रिकमेंड यू गाइस टू पिक इट। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ब्लूमबर्ग पे। और वो आर्टिकल इस बारे में था कि जो यूएस ऑयल कंपनीज हैं और अदर कंपनीज आल्सो अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अपने आप को एक इम्प्रोवाइज करना स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और एक होप आई है कि मे बी दे वुड सर्वाइव। और अगर ये इस न्यूज़ के बड़े अच्छे मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ मार्केट्स पे। और ऑब्वियसली हम हमेशा डाउन नहीं रहेंगे, मार्केट हमेशा डाउन नहीं रहेगी। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ले के ना बैठे रहें, और जैसे ही आपको कोई डिप मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप
पैसे डालना स्टार्ट कर दिया करें। अब मौलाना तारिक मीर साहब वाले इशू पे मैं जस्ट इतना कहूँगा कि मीडिया का बड़ा ही नेगेटिव रोल है, और मौलाना तारिक मीर साहब ने अपने हर सरमन में, अपने हर किताब में आप उठा के देख लें जितने सालों की है, उनका ये बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं हुक्मरानों का रोना क्या रहूँ, हमारे रेडी वाले से लेके ऊपर तक सारे बेईमान और चोर हैं। और ये सच भी, आप अपने आसपास ज़रा गौर करें। और मीडिया की अगर बात है तो ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मार्केट रेलिवेंट रहूँगा। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जब भी हमारी मार्केट डाउन हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें एक बड़ा रोल हमारे मीडिया हाउसेस का है। और ये वैसे तो गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं और मार्केट को सिंपथाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये सीमेंट्स पे इन्होंने जो न्यूज़ चलाई है और ये जो मौलाना तारिक मीर साहब का इशू बनाया है, तो इस पे ज़रा इनको दे शुड टेक स्टॉक ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज़ कि ऐसी कौन सी मौलाना साहब ने बात कर दी थी जिनकी आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मुझे जहाँ तक लगता है इनके पास कोई और इशू था नहीं बात करने का, और वो बड़ा एक रगेड सा और बड़ा ख़त्म होने वाला एक इशू था। बार बार कोरोना पे बात कर करके, तो दे वर सर्चिंग फॉर सम न्यू इशू, और वो उनको खाम खा मिल गया था आज का सेशन। थैंक यू।